गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा पहले आपके सामने कि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है, वो क्या है? तो सही उत्तर होगा जीतो बाजी खेल के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जो अभी 19 फरवरी को शुरू होगा और 9 मार्च तक चलेगा। कहाँ पे होगा? तो पाकिस्तान और यूएई में। एक्चुअली में सारे खेल तो पाकिस्तान में होंगे, मतलब सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। तो आप कह सकते हो पाकिस्तान और यूएई में मैचेस होंगे। इस बार ये इसका नवा एडिशन है और अभी इसके लिए ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। नाम है, मतलब उस सॉन्ग का नाम है जीतो बाजी खेल के। इसको गाया किसने है? आतिफ असलम ने गाया है। अच्छा, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, इसका जो पहला एडिशन है वो 1998 में बांग्लादेश में हुआ था। उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था, वेस्ट इंडीज हारा था उस वक्त। अभी जो लास्ट एडिशन इसका हुआ था 2017 में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में। उसमें पाकिस्तान विजेता रहा था, भारत हारा था। और अभी हमने कहा नवा एडिशन होगा अब 2025 में पाकिस्तान यूएई में, और अगला जो 10वां एडिशन होगा वो 2029 में होगा, भारत उसको होस्ट करेगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ और ट्रॉफीज चैंपियनशिप हम देखते हैं। जैसे कि एक याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 ये होगा हंगरी में, पहली बार होगा ये। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2029 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। और 2027 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो ब्राज़ील में होगा। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अभी 2024 वाला यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप पुरुषों वाला जो हुआ था वेस्ट इंडीज़ और यूएस में, भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को ही हराया था। अभी 2025 में जो 38वां नेशनल गेम्स हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं? उत्तराखंड में। 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये होंगे गुवाहाटी में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 बीजिंग में होंगे। थॉमस कप, उबेर कप, ये थॉमस कप जो है पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2026 वाले डेनमार्क में होंगे। अभी 2024 वाले चाइना में हुए थे, जिसको चाइना ने ही जीता था। उसके अलावा ये हमने देख लिया 38वें नेशनल गेम्स, इसका मैस्कॉट मौली है। और 2024 में जो वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी, मुंबई में। आप बताओ, हम पढ़ चुके हैं, इसको जीता किसने था? कौन विजेता रहा? बाकी 2025 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो दोहा कतर में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले जो होंगे वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। एशियन गेम्स जो 2026 में होंगे 20वां संस्करण जापान में होगा। उसके अलावा अभी वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 होंगे बिहार में। और आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025, इसका भी दूसरा संस्करण हुआ था मलेशिया में। अभी भारत ने इसको जीता था। ठीक है, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट चैंपियनशिप टूर्नामेंट हमने देखे, जो कुछ हो चुके हैं, कुछ होंगे, ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी लेजर हथियार जिसका नाम है हेलियोस, इसका परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने हेलियोस नाम का एक लेजर हथियार है, इसका सफल परीक्षण किया है। ये लेजर हथियार ड्रोन को नष्ट करने के काम आएगा, मतलब जो ड्रोन होते हैं उनको ये खत्म कर सकता है। किस कंपनी ने बनाया? तो अमेरिका की एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है। हेलियोस की फुल फॉर्म भी है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर सर्वेलांस। तो ये ध्यान रखना, हेलियोस क्या है? एक लेजर हथियार है, लेजर वेपन है। किसका है? अमेरिका का है। आपको याद होगा पिछले साल हमने भी, यानी कि डीआरडीओ ने भी अपना स्वदेशी लेजर हथियार का परीक्षण किया था, उसका नाम था दुर्गा 2। इसी तरह से इजराइल का जो लेजर वेपन है उसका नाम आयरन बीम है। अच्छा, आज एक काम करता हूँ, इसी तरह से कुछ नाम जो न्यूज में रहे थे मोस्टली डिफेंस सेक्टर में, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि इस पे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, अगर पूछे समुद्र प्रताप क्या है, तो याद रखना ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आदित्य क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, केरल में लॉन्च हुई थी। भीष्म क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। भीष्म का फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में आया था अभी, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। अभी मोदी जी जब यूक्रेन गए थे तो उन्होंने वहां पे गिफ्ट में भी दिया था इसको। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है।
उग्रम क्या है? स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। अरुधरा क्या है? मध्यम शक्ति रडार है। विभव क्या है? स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जिलेंडिया या 8वां महाद्वीप खोजा गया। नभमित्र, इसरो ने एक डिवाइस बनाया था मछुआरों के लिए, उसको नाम दिया नभमित्र। प्रबल क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। निराक्षी क्या है? पानी के नीचे बारूदी जो बारूदी सुरंगें होती है उसका पता लगाने वाली ये एक पनडुब्बी है। लीसा, उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च की थी, उसका नाम है लीसा। सिग 716 असॉल्ट राइफल है और भारत जो है अमेरिका से खरीद रहा है इसको। अभेद, हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाया। वशोरात क्या है? कम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर 2 ये हमारा लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा इग्ला एस मैनपेड्स ये हमने रशिया से लिया है। एक तरह का आप समझो एयर डिफेंस सिस्टम है ये। मैनपेड्स का फुल फॉर्म ही होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। आसमी क्या है? फिर स्वदेशी सब मशीन गन है। सोनोबॉय ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, ये एक हाई अल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। अग्नि अस्त्र क्या है? मल्टी टारगेट एक्सप्लोसिव डिवाइस है। भार्गव अस्त्र क्या है? सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली है जो झुंड में ड्रोन हमले होते हैं उसका मुकाबला करने के लिए है। नाड़ी तरंगिनी भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है। शून्य क्या है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। और संजय क्या है? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी उन्होंने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम संजय है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफेंस में कुछ नाम जो अभी न्यूज़ में रहे करंट अफेयर्स में वो सारे मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दिमित्री बाकानोव को। तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और अभी उन्होंने ही रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक बनाया है दिमित्री बाकानोव को। बस इतना सा आपको याद रखना है इनका नाम। एक आपको ये ऑप्शन में देखो ओलेग कोनोनेंको भी नाम याद आएगा, ये रशिया के ही अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 1000 दिन का। मिखाइल मिशुस्तिन तो ये रशिया के और मिखाइल मिशुस्तिन ये तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे आज स्पेस से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टैटिक और करंट अफेयर्स के मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की स्पेस कंपनी है, इसने पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया था स्पेस वॉक के लिए। हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, 2040 तक अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारेंगे, ऐसा लक्ष्य है हमारा। और अभी अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बन गए रूस के अंतरिक्ष यात्री, पढ़ लिया हमने, ओलेग कोनोनेंको। और सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी रायना बर्नवी। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मिशन वहां गया था साउथ पोल पे। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो इनका नाम भी न्यूज में था, गोपीचंद थोटागोरा। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब हैदराबाद में स्थापित की गई है। भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया था। भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को भी लॉन्च किया है। अब आपके लिए एक प्रश्न बन जाएगा, हमने किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, ये आप लोग बताइएगा। बाकी ये तो कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी मैंने रिवाइज कराए, कुछ स्टैटिक प्रश्न देखते हैं जिसमें 2-3 तो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, ये यूएसएसआर से थे। और किस रॉकेट से गए थे या किस अंतरिक्ष यान थे? तो वोस्टॉक 1 से। कब? 12 अप्रैल 1961 1961 में, इसीलिए तो हम 12 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली महिला पूछोगे तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, ये भी यूएसएसआर से। और भारत का पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट था, जो कब गया था? 1975 में। अगर ये लास्ट के डिजिट को मैं उल्टा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1957। 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में गया था, उसका नाम स्पुतनिक 1 था, यूएसएसआर ने भेजा था। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय ये राकेश शर्मा थे। और अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला जो गई थी वो कल्पना चावला थी। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो आंसर होगा 100 गीगावाट। तो अभी हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी, उनके अनुसार मतलब उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है अभी। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। वैसे आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, 2030 तक हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो है 500 गीगावाट का। अच्छा, ये गीगावाट मतलब क्या होता है? कई बार आप सुनते होंगे गीगावाट, मेगावाट। तो देखो, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, गीगा उससे बड़ा होता है, 10 की पावर 9 होता है। अगर 10 की पावर -9 कर दूंगा तो मैं उसे कहूँगा नैनो, और 10 की पावर -6 कर दूंगा तो उसे माइक्रो कहूँगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे आपको सोलर से ही संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे रिलेटेड टू सोलर। एक तो याद रखना, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना था अभी गुजरात का मोढेरा गांव। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये मान्याचिवाड़ी बना था, सतारा जिले में आता है। दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। देश का पहला सोलर सिटी बना सांची, मध्य प्रदेश का है। और दीव, ये दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना था। दमन एंड दीव का है ये, दमन एंड दीव की बात कर रहे हैं। और भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आई थी? मार्च 2019 में, जिसमें सोलर पंप दिए जाते हैं किसानों को। उसके अलावा भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बन चुका है हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर। दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब शुरू हुई थी? 15 फरवरी 2024 में। क्या होता है इसमें? एक तो कहा गया था 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे छतों पे, मतलब सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, और 300 यूनिट फ्री में बिजली भी दी जाएगी। उसके अलावा दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ पे मिला था? तुर्की में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजन किया था। और अभी हमने पढ़ा था कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। अब मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा तो ये आपके लिए छोड़ दिया। आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, साउथ का वो राज्य है। तो अब बताओ उत्तर क्या होगा? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा भोपाल। आपको पता है मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे पहले भीख देना और मांगना ये अपराध घोषित किया गया था, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और अब उसके बाद भोपाल में भी इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये बात कहाँ पे लिखी गई है कि भीख मांगना अपराध है? पहले तो ऐसा नहीं था, हम खूब भीख मांगते थे और देते थे, मतलब भीख मांगने वाले भीख मांगते थे और हम देने वाले देते थे। तो अभी आपको याद होगा जो 3 नए कानून आए थे उसमें से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो उसी की धारा 163 163 में ऐसा कहा गया है कि मांगना और देना क्या भीख यह अपराध है। अपराध है तो क्या सजा मिलेगी? 6 माह तक की जेल हो सकती है, 2500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो कभी भोपाल या इंदौर जाना हो तो थोड़ा सा सतर्क रहना, जो दयावान लोग होते हैं, वरना जेल में चक्की पिसिंग हो जाएगी। अच्छा, भोपाल अभी किन किन कारणों से न्यूज़ में था वो मैं आपको और रिवाइज करा दूं। अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में ही हुआ था। भोपाल में ही एक साथ 7000 लोगों के द्वारा गीता का पाठ करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने वाला पहला शहर बना था भोपाल। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक बना भोपाल में। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन कर दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है? कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उसके ऊपर बुक भी आई है अभी, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। इसको लिखा है टिम वॉकर ने। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सागर सिंह कालसी को।
तो अभी आईपीएस अधिकारी हैं सागर सिंह कालसी और इन्हीं को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। वैसे आप जानते हो हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है। और सचिव सेक्रेटरी की बात करें इस मंत्रालय में कौन है, तो पंकज जैन है। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो बहुत दिन हो गए, नियुक्तियों वाला प्रश्न आया नहीं अभी तक, तो हमने रिवाइज भी नहीं किया, तो अभी रिवाइज करवाते हैं आपको। अभी एसोचेम के महासचिव सेक्रेटरी जनरल पूछेंगे ना कौन बने, तो मनीष सिंघल बने। लेकिन एसोचेम के प्रेसिडेंट पिछले साल बने थे संजय नायर, तो मैंने साथ साथ में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज न रहो। बीसीसीआई के सचिव बन गए सेक्रेटरी देवजीत सेकिया। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा बने थे, श्रीलंका से हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बन गए पल्ले गंगार रेड्डी और इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को बनाया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन अंजू बॉबी जॉर्ज बनी है, जो कि लॉन्ग जंपर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बने और इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अभी संजीव रंजन बने थे। तो ये ध्यान रखना, 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ रिवाइज किए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। हमारा जो जनवरी मंथ का सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास पेंडिंग थी, वो आज मॉर्निंग में अपलोड हो चुकी है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, पुरानों को पता है, सुपर फास्ट रिवीजन हर महीने के एंड में आता है। नाम से ही क्लियर है, फटाफट हम रिवाइज करते हैं। वो 1 लाइनर फॉर्मेट में होता है, क्योंकि सबसे डीप में या बिल्कुल डिटेल में जाकर के ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। फिर पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को थोड़ा जैसा डिटेल में डाल करके, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल वही बात करते हैं वीकली और मंथली वाले में। और बिल्कुल लास्ट में ये सुपर फास्ट रिवीजन आता है जिसमें कोई डिस्क्रिप्शन कोई डिटेल नहीं होता, बस फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हो पूरे महीने को एक बार हम आंखों के सामने से निकालते हैं, हाँ कि ये पढ़ लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें होते हैं। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। पूरा जनवरी जो अभी तक हमने पढ़ा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएंगे। और सेशन पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि अब ये इस साल का हमने स्टार्ट किया जनवरी से ही, तो पूरे साल भर हम उसे कंटिन्यू कर सके। उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि ये पूरे साल भर चल सके। टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, वैसे होम सेक्शन पे आपको मिल जाएगा वीडियो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 से ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब अकेले नहीं जाओगे आप, तो ऐसा कर दिया नेपाल ने। तो अभी नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट समेत जितनी भी 8000 मीटर से ऊंचे जो भी पर्वत है उन पर सोलो क्लाइंबिंग यानी कि एकल पर्वतारोहण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो अब हर 2 पर्वतारोहियों के साथ कम से कम एक गाइड होना आवश्यक है। ऐसा क्यों किया गया, उद्देश्य क्या है? सोलो क्लाइंबर्स के लिए जोखिम को कम करना, उनकी सुरक्षा बढ़ाना, पर्वतारोहण को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना और आवश्यक खतरों को रोकना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करें, आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में इसको क्योमो लॉन्गमा कहते हैं। और इसकी हाइट बात करोगे तो 8848.86 मीटर है। वैसे नेपाल की बात है, नेपाल को हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। आज मैं आपको एक काम करवाता हूँ, जो भी हमारे महाद्वीप है उनमें जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया देश में आपको मिलेगी। यूरोप की है माउंट एल्ब्रस, नॉर्थ अमेरिका के माउंट डेनाली या माउंट मैकिनली, साउथ अमेरिका के माउंट एकांगुआ, एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया, अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ, ऑस्ट्रेलिया का है माउंट क्योजियोस्को। और आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा है। एक ये नाम भी देख लो, ज्योति रात्रि। सारे नाम करंट अफेयर्स वाले हैं। ज्योति रात्रि अभी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी थी। तेगबीर सिंह 5 वर्षीय हैं और माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे। निमा रिंजी शेरपा ये नेपाल की हैं। अभी दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी, ये नेपाल से हैं। उसके अलावा पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला ये काम्या कार्तिकेयन बनी थी। 17 वर्ष आयु है, मुंबई की है। और 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्सो पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया, तो राकेश कादियान ने, हरियाणा से है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न लिखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
कि अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो आंसर होगा युगांडा में। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने युगांडा में पहली बार इबोला के खिलाफ वैक्सीन ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर ये सफल रहता है तो भविष्य में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इबोला वायरस की बात करें तो 1976 में पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये पाया गया था। इबोला रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि पहला केस वहीं पर रिपोर्ट किया गया था। फ्रूट बैट्स इस वायरस के मुख्य वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन के खून से उसकी लार, पसीने या जो भी उसका बॉडी का फ्लूइड होता है उसके संपर्क में आने से ये फैलता है। अब युगांडा की बात है तो पहले युगांडा आप मैप में देख लो, इसके स्टैटिक देख लेते हैं। जैसे ये रहा मैप में युगांडा, कैपिटल कंपाला हो गया, करेंसी है युगांडन शिलिंग और प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई है तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो काफ़ी न्यूज़ में आपको पता है अमेरिका और अर्जेंटीना इससे बाहर हो गए। बाकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है तेद्रोस अधानोम। आपको याद होगा WHO ने सारा नाम से AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था। WHO ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया। WHO ने मीट डिवाइस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, जो मेडिकल डिवाइसेज होती है उनकी जानकारी मिल जाएगी। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन बन गया। भारत ने, या यूं कहूँ कि भारत ट्रैकोमा से मुक्त हो गया है। और हमारा एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 का है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, उन्मूलन यानी कि उसकी समाप्त करने का लक्ष्य 2025 हो गया। मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 का है। WHO ने अभी जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। इस तरह से ये 45वां देश बन गया मलेरिया मुक्त होने वाला। नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म कर दिया। इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही। तो WHO से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी न्यूज में रहे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी है बीकन और यस बैंक, इन्होंने भारतीय अप्रवासियों के लिए अभी इंडिया बिल पे ये कहां पर लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। तो अभी यस बैंक ने कनाडा में NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, इनके लिए बीकन कंपनी के साथ मिलकर के इंडिया बिल पे लॉन्च किया है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे आप कनाडा में होते हुए भी भारत में अपना कोई भी बिल पे कर सकते हो। जैसे कि आप कनाडा में रहते हो, कनाडा में नौकरी करते हो मान लो, और कनेडियन डॉलर में आपकी सैलरी आती है। आपके घर वाले भारत में रहते हैं, आपके पिताजी ने फ़ोन किया यहाँ से कि बेटा लाइट का बिल आ गया, लाइट का बिल जमा कर देना। तो फिर आप क्या करोगे? आप कनाडा में एक बीकन सुपर ऐप है, उसको डाउनलोड करोगे और उसमें इंडिया बिल पे एक फीचर होगा। उसकी मदद से आप भारत में अपने घर का लाइट का जो बिल होगा या कोई भी बिल है भारत में वो जमा कर सकोगे। मतलब एक तरह से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है इजीली। मतलब कमा तो आप कनेडियन डॉलर में रहे हो और भारतीय रुपये में बिल सेटलमेंट कर रहे हो भारत में। तो ये वाली सुविधा यहाँ मिल रही है, इंडिया बिल पे। अभी कनाडा में इसको शुरू किया। कौन सा बैंक है याद रखना, यस बैंक इसमें इन्वॉल्व है। कनाडा की बात है, ये रहा मैप में कनाडा, कैपिटल ओटावा होती है, करेंसी है कनेडियन डॉलर। जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने तो इस्तीफा दे ही दिया, हमने पढ़ लिया। और US और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है उसको 49 डिग्री पैरेलल कहते हैं। और यूं भी कह सकते हो इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है। जितनी भी दुनिया में दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं हैं उनमें सबसे लंबी यही है। और कनाडा का जो समुद्री तट है, या यूं कहूँ कि किस देश का समुद्री तट, सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा किस देश की है, तो वो कनाडा ही है। जिस तरह से भारत में गुजरात राज्य की है। विनिपेग शहर आपको यहीं पे मिलेगा जहाँ पे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी लगती है। मॉन्ट्रियल शहर आपको यहीं पे मिलेगा, मॉन्ट्रियल कनाडा आपने नाम सुना होगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 में, इसीलिए 16 सितंबर को आप ओजोन डे मनाते हो। मॉन्ट्रियल में आपको किसका हेडक्वार्टर और मिल जाएगा, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर होगा 2028 तक। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए यानी कि 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है।
अभी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1994 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी 1993 के अधिनियम से, और इसका कार्यकाल 3 साल का था, पर समय समय पर इसकी अवधि को 3-3 साल बढ़ाते रहे और फिर अभी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम को समाप्त कर दिया और इसे गैर संवैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया था। यह आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इस आयोग का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। क्या है इस आयोग का मुख्य उद्देश्य? तो देश भर में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को लागू करना। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि जैसे कि गटर हो गया, नाले हो गए, उसमें व्यक्ति खुद अंदर जाता है और उसको साफ करता है, तो इस कारण से बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये काम मशीनों से किया जाए, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं की जाए। बाकी ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। सुपर फास्ट रिवीजन एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, अब जा करके आप उसे देख सकते हो, और हो सके तो पेपर और पेन लेकर के बैठना ताकि आप खुद का एनालिसिस कर पाओ, क्योंकि उसका डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे, वीकली या मंथली कोई भी आपने देखा होगा तो इतनी बार आपने पढ़ लिया, तो अब आपका एक फाइनल टेस्ट की तरह उसे लेना और फिर देखना कि आपका स्कोर क्या रहता है। उम्मीद करना कि आप क्वेश्चन गलत ही ना कर पाओ, क्योंकि अभी तो केवल 1 ही महीने की बात है और वो ताज़ा अभी आप पढ़ के आए हो। एग्जाम में तो सारे महीने आपको एक साथ पढ़ के जाने हैं और भी सब्जेक्ट एक साथ पढ़ के जाने हैं, और उसमें से भी कोई सा भी कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसी तरह से उसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसी तरह से आपकी सोच होनी चाहिए। बाकी अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? हरियाणा, फरीदाबाद में। फिर पूछा फोर्ब्स की 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पे। फिर पूछा डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? आईआईटी हैदराबाद। और डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की? भारत में। और अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से अलग होने वाले देश कौन सा बन गया? अर्जेंटीना। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया पनामा। और आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? 6.25%। और भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? कर्नाटक। चुनाव आयोग ने कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की? दिल्ली। और जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? एटर्नल। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनंत दर्शन शंकर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।